नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण का अध्ययन शुरू किया था और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पर विचार किया था। वर्ण जो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिस तरह से कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, टिश्यू, और उत्तकों के मिलने से अंग बनता है और अंग के मिलने से शरीर बनता है। उसी तरह से वर्णों के सम्मिलन से शब्द निर्माण होता है और शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्यों के मिलने से भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई जो भाषा की होती है वर्ण, उसके बारे में हमने वर्ण विचार खंड में विचार किया। पिछली कक्षा में काफी विस्तार पूर्वक किया। आज हम एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे और शब्दों के बारे में विचार करेंगे। शब्द विचार खंड। शब्द विचार होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा जान लें। व्याकरण के जिस खंड में हम शब्दों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्दों का गहराई से और विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे शब्द विचार कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि शब्द होते क्या हैं। तो शब्दों पर विचार करने से पहले हमें शब्द होते क्या हैं यह जानना पड़ेगा। शब्द जो होते हैं वर्णों या अक्षरों से बने हुए ऐसे स्वतंत्र समूह होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जैसे लड़का, लड़की, बालक, बालिका इत्यादि। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर हिंदी में दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द हैं
जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे चलना, लड़का, लड़की, गाय, बैल, निष्कर्ष, उत्कर्ष, उत्पल, कमल वगैरह। लेकिन हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इनका प्रयोग होता है। जैसे मुक्का उक्का। देना बेना। यहाँ आप देखेंगे कि मुक्का का तो अर्थ है, लेकिन मुक्का का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में हम ऐसा लिखते हैं, बोलते हैं। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो निरर्थक हैं, लेकिन जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है रचना के आधार पर। रचना के आधार, बनावट के आधार पर। रचना से तात्पर्य है बनावट। तो रचना के आधार पर शब्द 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ तो होता है और सार्थक शब्द होते हैं, लेकिन अगर उनको हम खंडित कर दें, टुकड़ों में बांट दें, तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। उनके टुकड़े निरर्थक होते हैं। जैसे जल, बल, कल, जप, तप, ये रूढ़ शब्द हुए। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सार्थक शब्द होते हैं जिनको अगर हम खंडित करें तो उनके टुकड़ों का भी अर्थ होता है। टुकड़े निरर्थक नहीं होते। जैसे स्वदेश, विद्यालय। अब अगर हम स्वदेश को 2 भागों में बांटे, स्व जोड़ देश। स्व मतलब अपना, देश मतलब देश, राष्ट्र। इसी तरह से विद्यालय, विद्या, आलय मतलब घर। दोनों का अर्थ है, जो खंड है इनके वो निरर्थक नहीं है, कोई ना कोई अर्थ धारण करते हैं। और रचना के आधार पर ही शब्दों, हिंदी में जो शब्दों का तीसरा भेद है वो है योग रूढ़। योग रूढ़ होते तो यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन उनका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, पंकज,
आगे हम जानेंगे कि हिंदी में जो बहुब्रीहि समास होता है, जब हम समास पढ़ेंगे तो बहुब्रीहि समास योगरूप भी होता है। योगरूप की श्रेणी में आता है। दशानन, जैसा कि आप जानते होंगे कि रावण को कहा जाता था। दशानन से तात्पर्य है जिसके 10 आनन हो, 10 सिर हो। पंकज, पंख जोर जाओ, पंख मतलब कीचड़, जिसकी उत्पत्ति कीचड़ में हो, मतलब कमल। कीचड़ में तो बहुत सी चीजों की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पंकज से तात्पर्य सिर्फ कमल से। अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अव्यय या अविकारी शब्द। विकारी शब्द से मतलब है विकार आना, परिवर्तन हो। यह विकार से मतलब है परिवर्तन हो। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन होने पर उनका स्वरूप बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, जिन शब्दों का, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। जैसे अगर कोई बालक पढ़ रहा है तो हम कहते हैं बच्चा पढ़ता है। बच्चा पढ़ता है। लेकिन अगर हम लिंग बदल दें, बालक की जगह बालिका कर दें, तो हो जाएगा बच्ची पढ़ती है। इसी तरह से अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम कहेंगे बच्चा पढ़ता है, और अगर कई सारे बच्चे पढ़ते हैं तो हो जाएगा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चा से बच्चे में बदल जाए। यहाँ हम आपको बताएं कि संस्कृत में 3 तरह के वचन होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में द्विवचन को समाप्त कर दिया गया है और बहुवचन और एक वचन, 2 ही वचन होते हैं। इसी तरह से लिंग भी संस्कृत में 4 होते थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से कारक बदलने से भी शब्द का स्वरूप बदलता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का। बच्चा सोता है, कर्ता कारक है। बच्चे को सोने दो। यहाँ हमने कारक बदल दिया, कर्म कारक कर दिया, तो बच्चे को सोने दो हो गया। इसी तरह से हिंदी में ये तो हो गई बात विकारी शब्दों की। अविकारी शब्द भी होते हैं।
अनिकाड़ी शब्द, उनको संस्कृत में अव्यय कहा जाता है, हिंदी में भी हम अव्यय कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अव्यय, जिनका व्यय न हो, जिनका स्वरूप स्थिर रहे हमेशा, कोई बदलाव न हो, लिंग, वचन या कारक के बदलने से कोई फर्क न पड़े। जैसे बच्चा धीरे धीरे जा रहा है, बच्चे धीरे धीरे जा रहे हैं, बच्चियां धीरे धीरे जा रही हैं, कोई अंतर नहीं है। गाड़ी तेज चल रही है, बच्चा तेज दौड़ रहा है, बच्चे तेज दौड़ रहे हैं। यहाँ तेज और धीरे धीरे का जो रूप है वो स्थिर है। बच्चे कल जाएंगे, बच्चा कल जाएगा, कोई फर्क नहीं है, कल भी स्थिर है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अव्यय हैं उनका स्वरूप बदलता नहीं है। अव्यय कई प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ हमने तेज और धीरे धीरे जो बोला वो क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, जैसे के साथ, के पास, के समीप, के सामने। समुच्चय बोधक, समूह, माता पिता, आदान प्रदान। विस्मयादि बोधक, हर्ष, शोक, घृणा जैसे भावों को जिन शब्दों से प्रकट किया जाए, वाह, आहा। विस्मयादि बोधक जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो इस तरह से आता है, इसमें विस्मय, आश्चर्य का भाव है। निपात अव्यय भी होता है। जो कथन में बल डालने के लिए जिनका प्रयोग होता है, तो भी निपात बोधक होते हैं। इसके अलावा हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और जिस रूप में संस्कृत में थे उसी रूप में हिंदी में इनका प्रयोग होता है, कोई जिनमें परिवर्तन न हो। जैसे अस्त, अग्नि, अन्न इत्यादि। आप देखेंगे कि ये संस्कृत में भी इसी रूप में थे और हिंदी में भी इसी रूप में है। देव,
प्रणव, तत्सम मतलब तत्सम, उसी के समान, जैसा संस्कृत में वैसा हिंदी। तद्भव, तद्भव ऐसे शब्द हैं जो आए तो संस्कृत से है, मूल रूप से संस्कृत में जिनका प्रयोग होता था, लेकिन हिंदी में आने पर उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे अग्नि से आग, अन्न से अनाज, गोधूम से गेहूं, यब से जौ इत्यादि। आगे हम जब विस्तार से हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, वर्तमान स्वरूप जो खड़ी बोली है, यहाँ तक की यात्रा हिंदी ने कैसे तय की, तब हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में जिनका स्वरूप अलग था और हिंदी में अलग है। इसी प्रकार किस तरह से वाक्य विन्यास में परिवर्तन हुआ संस्कृत से खड़ी बोली तक में कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करें। तीसरा जो भेद है उत्पत्ति के आधार पर, वह देशज। ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति न तो संस्कृत से हुई है और न ही ये विदेश से आए हैं, विदेशी भाषा से हैं, बल्कि ये स्थानीय शब्द हैं जो हिंदी के अपने शब्द हैं। जैसे लोटा, डोरी, खाट, खटिया, ये जो इस प्रकार के जो शब्द हैं, लाठी, तो ये देशज शब्द कहे जाते हैं। देशल भाषा सब जन मिथ्या। विद्यापति जी ने कहा था। तो ये देसी शब्द है और इसके अलावा विदेशज शब्द भी हिंदी में काफी संख्या में घुस गए हैं, शामिल हो गए हैं। काफी ज्यादा इनका प्रचलन है, हम लोग प्रचुरता से इनका प्रयोग करते हैं। जैसे लालटेन, गुनाह, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ट्रेन, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, कंप्यूटर, इस तरह के शब्द हैं जो विदेशी भाषा के हैं मूल रूप से, लेकिन हिंदी में भी इस तरह से शामिल हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि ये बाहरी शब्द है।
कुछ विदेशज शब्द अंग्रेजी से आए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक हम पर शासन किया, तो अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। इसी तरह से इस्लामिक शासन रहा भारत पर लंबे समय तक मुसलमानों का, तो अरबी फारसी से काफ़ी सारे शब्द हैं, कई सारे शब्द पुर्तगाली से आए हैं, कई सारे चीनी भाषा के भी शब्द हैं, जैसे लीची, चाय। इस प्रकार आज हमने शब्द विचार पर संक्षिप्त विचार किया, संक्षेप में। आगे हम विस्तार से बात करेंगे। सर्वप्रथम हम विकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे और बाद में अविकारी शब्दों के बारे में। हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में जो मुख्य, जो सबसे बड़ा जो खंड है वो विकारी शब्दों का ही है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनका प्रयोग काफी ज्यादा होता है हिंदी में। चूंकि अव्यय का प्रयोग कम होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी शामिल कर लीजिए उसमें। फिर हम लिंग, वचन, कारक के बारे में विस्तार पूर्वक विचार करेंगे और अंत में संधि और समास के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि संधि और समास का भी अपना महत्व है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न भी काफी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे आपसे। एक बार फिर से मैं विनती करूंगा आप लोगों से कि भारी से भारी संख्या में अपने इस चैनल को, हमारे इस चैनल को, जो आपका भी है हमारा भी है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में अद्यतन जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो तुरंत यथाशीघ्र आपको उसकी जानकारी मिल जाए। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य और आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।